अभी तक नासा ने 5000 से शायद एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड कर लिया है। एक्सोप्लैनेट उनको कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट कर रहे हों। इनमें ज्यादातर अजीबोगरीब प्लैनेट हैं, लेकिन बहुत कम सितारे ऐसे हैं जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इस पानी में लाइफ मौजूद हो। इसीलिए नासा और कई दूसरी स्पेस एजेंसीज जमीन जैसे सितारे को फाइंड करने में लगी हैं ताकि उन पर लाइफ को फाइंड किया जा सके। लेकिन अभी तक साइंसदानों को जमीन से बाहर लाइफ का एक भी सबूत नहीं मिला जिसे देखकर 100% ये कहा जा सके कि वहाँ पर लाइफ मौजूद है। लेकिन साइंसदानों को हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है, यहाँ पर लाइफ के होने की बातें की जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैटर्न के छठे मून एनसेलेडस की, जिसकी ऊपर वाली सतह तो बर्फ से बनी है लेकिन इसके अंदर पानी का समुंदर मौजूद है। तो क्या साइंसदानों ने इसके अंदर लाइफ को फाइंड कर लिया है? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रिंग को स्टडी कर रहा था, तब इसने पहली बार एनसेलेडस को देखा जो एक बर्फीला चांद है। जिसके बाद इसने उस चांद की बहुत सारी तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में एक ऐसी चीज थी जिसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये एक चमकती हुई चीज थी जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चमक इस चांद की साउथ पोल वाली साइड से निकल रही थी। इस चमक को इस चांद से निकलते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं। आखिर ये चमक किस चीज की थी? इस चीज के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को इस चांद के ऑर्बिट में भेजा गया और वहां जाकर कैसिनी ने उस चांद की वीडियो को जमीन पर भेजा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्टार इस चमकती हुई चीज के पीछे से गुजर रहा है। गुजरते वक्त उस स्टार की रोशनी कम हो रही थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चमकती हुई चीज को कैसिनी से काफी ज्यादा स्टडी किया गया और साइंसदान को पता चला कि ये चीज गिजर्स थे, यानी गर्म पानी के झरने। ये झरने से वैसे थे जैसे हमारी जमीन पर होते हैं। ये गर्म पानी इसके अंदर मौजूद समुद्र से निकल रहा था। इस चीज को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। वो सोचने लगे कि एक चांद जो बर्फ से बना हुआ है उसके अंदर पानी का समुद्र कैसे हो सकता है। साइंसदान के मुताबिक सैटर्न की ग्रेविटी एनसेलेडस को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इस चांद में एक खिंचाव पैदा होता है। इसी खिंचाव की वजह से इसके अंदर हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर की बर्फ पिघल कर पानी में तब्दील हो चुकी है और खिंचाव की वजह से इसकी सतह में क्रैक्स आ चुके हैं। इन्हीं क्रैक्स की वजह से ये पानी गिजर्स की शक्ल में बाहर निकल रहा है। इस चीज को साइंसदानों ने प्लूम्स का नाम दिया। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या एनसेलेडस के समुद्र में लाइफ मौजूद है? जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इस चांद से निकलने वाले झरनों के अंदर से गुजरा, तब उसने पानी में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिंदा चीज के बिल्डिंग ब्लॉक जैसे होते हैं। यहाँ पर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्स जैसी बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट किया जो शायद इस चांद की सतह के अंदर छुपे समुद्र से निकल रही थी। कैसिनी से की जाने वाली ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि एनसेलेडस के ओशन में हैबिटेबल हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। ऐसे ही वेंट्स अर्थ पर डार्क ओशन में मौजूद हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट से समुद्र की गहराई में एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है यहाँ पर कई जानदार सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हो सकता है एनसेलेडस के ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास लाइफ मौजूद हो। साइंसदान का कहना है कि जमीन पर लाइफ भी ऐसे ही शुरू हुई थी। एनसेलेडस के प्लूम से जो डेटा साइंसदान को मिला है उससे ये पता चलता है कि दूसरे सितारों पर लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। कुछ साइंसदान का कहना है कि जो मॉलिक्यूल्स एनसेलेडस से मिले हैं, हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स किसी जिंदा चीज के ना हो, बल्कि हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स किसी कॉमेट और एस्टेरॉयड के जरिए उस चांद पर आए हों। क्योंकि जब इस चांद की फॉर्मेशन हो रही थी तब बहुत सारे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स इस चांद से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से उस पर मीथेन और दूसरे मॉलिक्यूल्स आके होंगे। लेकिन बहुत कम साइंसदान इस बात पर यकीन करते हैं।
ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस चांद के अंदर जो समुद्र है वहाँ पर छोटी माइक्रो लाइफ हो सकती है। क्या सच में वहाँ पर लाइफ मौजूद है? इसके बारे में जानने के लिए साइंसदान को वहाँ पर मिशन भेजना होगा। इसीलिए सैटर्न के मून्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा आने वाले 10 सालों में कई मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें ESA का जूस स्पेसक्राफ्ट और नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट शामिल है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की खासियत ये है कि इनमें ड्रिलिंग मशीन लगी होगी, जिससे किसी भी सियारे की सतह के अंदर मौजूद ओशन को स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से सैटर्न के चांद एनसीलेडस के अंदर मौजूद ओशन को फाइंड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी एनसीलेडस पर मिशन भेजने के लिए फंड नहीं कर रही। उनके मुताबिक एनसीलेडस पर पहले से ही क्रैक्स मौजूद हैं, जिनसे पानी निकलकर स्पेस में जा रहा है। इसीलिए वहां पर ड्रिलिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन स्पेस एजेंसीज के साइंसदान का कहना है कि वो ऐसा मिशन लॉन्च करना चाहते हैं जो सैटर्न के ऑर्बिट में रहते हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर पाए। अगर नासा ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेज पाता है तो इससे स्पेस में रहते हुए एनसीलेडस के अंदर छुपी चीजों के बारे में आसानी से पता चल सकता है। वो स्पेसक्राफ्ट इसके गिर्द ऑर्बिट करते हुए इस चांद की सरफेस को भी देख पाएगा, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर कई मॉलिक्यूल्स के मटेरियल भी मिल सकते हैं। इससे ये भी पता चल पाएगा कि इस चांद के अंदर ओशियन है या नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए एक मिशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसका नाम ऑर्बिट लैंडर रखा गया। ये पहले एनसीलेडस को ऑर्बिट करेगा और फिर इस पर लैंड करेगा और इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर लाइफ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कंसेप्ट को फाइनल किया जाता है तो ये मिशन 2038 तक कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा एक और मिशन के आइडिया को डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिपोर्ट्स को एनसीलेडस के अंदर छोड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट उस समुद्र की कंपोजिशन और वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। अगर नासा उस चांद पर कोई मिशन ना भी भेजे या जमीन पर लगे टेलीस्कोप की मदद से उस चांद को स्टडी किया जा सकता है। हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बाद यानी अर्ली सोलर सिस्टम को लेकर साइंसदानों ने कई मॉडल्स बनाए, जिनमें मिनिमम मार्स सोलर नेबुला और कई दूसरे मॉडल शामिल हैं। इन सभी मॉडल में एक चीज का जिक्र बहुत ज्यादा दिखाई देता है, वो ये है कि इन मॉडल के मुताबिक सोलर सिस्टम में मौजूद सभी गैस और डस्ट के सियारे सेम ग्रोथ मॉडल को फॉलो करते हैं। इन मॉडल के हिसाब से उस वक्त सोलर सिस्टम में जितने भी आउटर सियारे थे, सूरज से दूर होने की वजह से इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता था, जिसकी वजह से इनके गिर्द लाइट गैसेस के मॉलिक्यूल्स अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड काफी तेजी के साथ जमा होने लगी, जिसकी वजह से साइंसदान के मुताबिक इनका मास और साइज भी बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा बढ़ गई और इनका साइज मजीद बढ़ गया। जैसे जुपिटर की ही बात कर लेते हैं। जुपिटर इनर सियारों की निस्बत सूरज से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से सबसे पहले लगातार गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके पास जमा होने लगे। फिर बाद में जुपिटर से भी ज्यादा दूरी पर नए सियारों की फॉर्मेशन होने लगी, जिसकी वजह से जुपिटर की मास स्पीड ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि आउटर सोलर सिस्टम में नए सियारे बनने की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद मैटर कम होने लगा और एक टाइम के बाद सभी सियारों की ग्रोथ रुक गई। साथ ही जुपिटर की ग्रोथ भी रुक गई, जिसकी वजह से जुपिटर एक फेल्ड स्टार बन गया। अब जो सियारे सूरज के पास मौजूद थे, वहां पर गैस इतनी ज्यादा जमा ना हो सकी। साइंसदान के मुताबिक जो सियारा हमारे सूरज से जितना ज्यादा करीब रहा, वो उतना ज्यादा सॉलिड और साइज में छोटा रहा। और जैसे जैसे सियारों का डिस्टेंस सूरज से बढ़ता गया तो जुपिटर तक उनका साइज भी बढ़ता गया, क्योंकि जुपिटर के पास सियारों का साइज कम होता गया और जुपिटर की फॉर्मेशन के बाद सोलर सिस्टम में मैटर कम रह गया था, जिसकी वजह से उनका साइज जुपिटर से ज्यादा ना हो सका। इस मॉडल में एक प्रॉब्लम है। अगर आप नासा के इस डेटा को देखें तो जुपिटर के पास सभी सियारों के रेडियस में कमी देखी जा सकती है, वहीं मरकरी से जुपिटर तक सभी सियारों में इजाफा देखा जा सकता है, सिवाय मार्स के, क्योंकि मार्स का साइज ना सिर्फ जमीन बल्कि वीनस से भी छोटा है। जब मार्स को स्टडी किया जा रहा था तो ये पता चला कि आज से 3.9 अरब साल पहले मार्स के साथ साथ सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से में मौजूद सभी सियारों पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, जिसे दी लेट हैवी बम्बार्डमेंट का नाम दिया गया। इन एस्टेरॉयड से बनने वाले क्रेटर्स को आज भी देखा जा सकता है।
साइंसदान के मुताबिक इन एस्टेरॉयड की बारिश की कोई खास वजह हो सकती है। उनके मुताबिक आज तक हमारे सोलर सिस्टम में कोई खास चेंजिंग नहीं आई, जिसका मतलब अगर ऐसा किसी रेगुलर प्रोसेस की वजह से होता तो दोबारा से भी एस्टेरॉयड की बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बाद में नहीं हुआ। आखिर आज से 3.9 अरब साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे एस्टेरॉयड की बहुत तेज बारिश हुई? इसके बारे में साइंसदान स्टडी कर रहे थे। फिर एक दिन नासा के 2 साइंसदान सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को देख रहे थे। तब उन्होंने ये नोटिस किया कि जुपिटर और मार्स के बीच में इतना ज्यादा गैप क्यों है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इन दोनों सियारों के दरमियान एक और सियारा आसानी से आ सकता है। इस चीज को लेकर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माजी में यहाँ कुछ सियारा हुआ करता हो जो अब खत्म हो चुका हो। इस चीज के बारे में जानने के लिए उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर सिमुलेशन में उन्होंने 4 की जगह 5 सियारों को डाला, जिनमें 5वां सियारा मार्स और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच सूरज से 1.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर रखा गया। अलग अलग वेरिएशंस को ट्राई करते हुए नासा के साइंसदान एक ऐसे मॉडल तक पहुंच गए जिसमें 5वां सियारा सोलर सिस्टम के इनर सियारे और बाकी सियारों के साथ एग्जिस्ट कर पा रहा था, और इस 5वें सियारे का नाम रखा गया प्लैनेट पी। ये प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम के साथ बहुत अच्छे से अलाइन कर रहा था। साइंसदान के मुताबिक यहाँ भी एक दिक्कत थी। ये सियारा कुछ सालों तक तो सही से रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ मिलियन सालों बाद इसका ऑर्बिट अनस्टेबल होके या तो इस सियारे को इनर सोलर सिस्टम की तरफ लेकर जा रहा था या फिर इसे सोलर सिस्टम से बाहर फेंक रहा था, जिसकी वजह बन रही थी सोलर सिस्टम के इनर सियारे। 2007 में 96 सिमुलेशन के रिजल्ट्स को पब्लिक किया गया। इन सभी सिमुलेशन में एक चीज कॉमन थी कि 600 मिलियन सालों के बाद सोलर सिस्टम के इनर सियारों की ग्रेविटी की वजह से 5वें सियारे का ऑर्बिट अनस्टेबल होने लगा, और सिमुलेशन के मुताबिक ये सियारा इनर सियारों की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से अगले मिलियन सालों में सूरज से दूर जाते हुए दिखाई देता है, और इसका ऑर्बिट एक्सेंट्रिक बनता गया, यानी इसका ऑर्बिट अंडे की शेप जैसा होने लगा, जिसकी वजह से सिमुलेशन में ये सियारा आज से 3.8 अरब साल पहले किसी चीज से टकराता हुआ दिखाई दिया। सिमुलेशन में इसकी 3 पॉसिबिलिटीज सामने आई। पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से प्लैनेट पी सूरज से दूर होते हुए एस्टेरॉयड बेल्ट में चला गया और वहां पर काफी सारे एस्टेरॉयड इनर सोलर सिस्टम की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक आज से 3.8 अरब साल पहले इनर सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, जिनके सबूत इम्पैक्ट क्रेटर की शक्ल में आज भी हमें दिखाई देते हैं। साइंसदान के मुताबिक एस्टेरॉयड बेल्ट में जाने के बाद उस सियारे का ऑर्बिट डिस्टर्ब हो गया होगा, जिसके बाद साइंसदान के मुताबिक हो सकता है वो एक ड्वार्फ सियारा बन गया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी के मुताबिक प्लैनेट बी एस्टेरॉयड बेल्ट में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड्स इनर सोलर सिस्टम में दाखिल हुए, लेकिन इस बार सिमुलेशन में ये सियारा सोलर सिस्टम में बाहर जाने की बजाय सूरज की तरफ जाने लगा और सूरज से टकराकर खत्म हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी के मुताबिक आज से 3.8 मिलियन साल पहले मार्स जमीन से भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन तब ही प्लैनेट पी का ऑर्बिट अनस्टेबल हुआ और वो मार्स से टकरा गया, जिसकी वजह से मार्स का काफी हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और इसके टुकड़े इनर सोलर सिस्टम के बाकी सियारों पर आकर गिर जाते हैं, जिनके सबूत को आज भी हम चांद पर और बाकी सियारों पर देख सकते हैं। अगर सच में ये सियारा मार्स से टकराया था तो इसका सबूत हमें मिलना चाहिए था। जब साइंसदान मार्स के मैसिव क्रेटर्स को स्टडी कर रहे थे तो उनका ध्यान गया मार्स की बोरेलिस बेसिन पर। मार्स पर यह बेसिन किसी और तरीके से भी बन सकता है। ये बेसिन मार्स के 40% हिस्से पर फैला हुआ है। साइंसदान के मुताबिक हो सकता है ये बेसिन भी उस सियारे की टक्कर की वजह से बना हो, यानी थर्ड पॉसिबिलिटी से ये चीज साबित होती है कि मार्स जमीन की निस्बत सूरज से दूर था और इसका साइज जमीन से बड़ा था। उसके पास एक और सियारा मौजूद था, वो मार्स से टकरा गया, जिससे मार्स का साइज छोटा हो गया। ये साइंसदान की तरफ से एक थ्योरी है। हकीकत क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कायनात में जो चीज भी होती है वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। साइंसदान के मुताबिक जिन एस्टेरॉयड से पानी जमीन पर आया था वो एस्टेरॉयड्स उसी सियारे के टुकड़े हो सकते हैं जिस पर हो सकता है पानी मौजूद हो। अब हकीकत क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।